मुझे समझ नहीं आता कि इंसान क्यों नहीं समझ लेता लाइफ की अपनी इक्वेशन। मतलब इतनी क्लैरिटी से, जितनी क्लैरिटी से हम ये कहानी देख पा रहे हैं, रिश्तों को देख पा रहे हैं, क्यों रिश्ते निभाने वाले लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भाई बात कर रही हूँ सीरियल अनुपमा की। अनुपमा और अनुज भैया इनसेपरेबल है, ये बात अब तय हो गई है, क्योंकि जहां अनुपमा वहीं अनुज, और अनुपमा के रहते अनुज किसी और का हो ही नहीं सकता। ये बात तो अब श्रुति भी समझ गई है और इसीलिए घर छोड़कर जा रही है। तुम पहले भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी ना, तो क्या हम लोग दोस्तों की तरह नहीं रह सकते, तुम, मैं और आद्या? दोस्ती होती तो रह लेती, लेकिन इन फीलिंग्स का क्या? तुम्हें हर्ट करने के लिए, फिर तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए नहीं खेले। मैं बस कह रही हूँ कि अब मुझसे ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा दिल अनुपमा के पास है। अनुपमा, अनुज और श्रुति, इनकी जिंदगी में परेशानी इस कदर आई जैसे किसी रेगिस्तान में तूफान सा आ गया हो। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया हो और समझ में ये नहीं आ रहा कि जिंदगी को कैसे मुस्कुराने का मौका दें, क्योंकि आंसुओं ने इन्हें कैद कर रखा है। कुछ नहीं, अपना मुंह ऐसे छुपा लिया। तो शर्मनाक हरकतें कर रखी है पूरे शो में। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं किस मुंह से इसका जवाब दूं? अनुपमा से वैसे ही प्यार करता है, श्रुति के साथ वैसे ही है, ठीक है। और कोई है क्या अनुज के पास? तो मैं किस मुंह से जवाब दूं इसका? पता नहीं, मैंने कभी अनुज का फोन भी चेक नहीं किया। श्रुति इतनी बेचारी अच्छी लड़की है। अनुज के पास फोन ही नहीं है, उसका इतना ये सब कराने में पैसा सब अनुज के पास चाबी है गाड़ी की, लेकिन गाड़ी नहीं है। दो लड़कियों के साथ पटाते बताते फ्लर्ट करते करते आईफोन 15 के भी पैसे नहीं बचे बेचारा। कोई बात नहीं, हमें सिंपैथीज। कोई बात नहीं, यही होता है ऐसे ही। और अब तो बेटी भी बड़ी हो गई, उसके भी खर्चे बहुत। और अब बात करें श्रुति और अनुज के रिश्ते की, तो इनके रिश्ते सिर्फ उलझते ही जा रहे हैं, क्योंकि श्रुति ने अब फैसला कर लिया है कि वो अनुज के साथ नहीं रहना चाहती। आई अंडरस्टैंड तुम क्या कर रही हो, लेकिन प्लीज एक बार सोच तो लो श्रुति। प्लीज एक बार श्रुति, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज डोंट डू इट जो तुम कर रही हो ना। तुम पहले भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी ना, तो क्या हम लोग दोस्तों की तरह नहीं रह सकते, तुम, मैं और आद्या? हाँ, दोस्ती होती तो रह लेती, लेकिन फीलिंग्स का क्या? तुम्हें हर्ट करने के लिए, फिर तुम्हें गिल्टी फील कराने के लिए नहीं खेले। मैं बस कह रही हूँ कि अब मुझसे ही नहीं हो। श्रुति एक इंडिपेंडेंट विमेन है, लेकिन दिल पर जब चोट लगती है तब उस वक्त कुछ समझ नहीं आता। इंसान खुद को असहाय महसूस करता है, अकेला महसूस करता है। और अनुज ने तो अब अपना इंटरेस्ट भी दिखा दिया है कि कल को अगर मौका मिले कि अनुपमा के साथ रहने का, तो वो श्रुति को छोड़ अनुपमा के साथ रह सकता है। ऐसा मत करो। आई नो कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन श्रुति जस्ट लिसन टू मी वंस। प्लीज डोंट डू इट फॉर गॉड सेक। श्रुति प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज एक बार सोच तो लो। प्यार ना होगा कम में सिर्फ अकेली यामी थी मेरे ऑपोजिट। चलो कहीं तो रिलीफ मिला। शो में एक था, फिर मैंने तेरे बिन किया था, उसमें भी 2 थी। फिर CID में तो सिर्फ लौंडे ही थे मेरे साथ। CID तो वाज अ नॉन रोमांटिक शो, तो वो उसको आई विल नॉट काउंट दैट। फिर मैंने कौन से किए जीवन साथी में। हाँ नहीं हम समझ गए, कोई बात नहीं। दिस काउंटडाउन गोज ऑन, हम समझ गए सब सारे शो। अनुपमा में भी आप देख सकते हैं कि अनुज ओनली लव्स अनुपमा। खैर, यहाँ श्रुति अपना रास्ता अलग करने की राह पर निकल चुकी है। हालांकि अनुज उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब आद्या आती है, तब ये देख श्रुति को भी समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज। नो, मैं फैसला ले चुकी हूँ आद्या, प्लीज मुझे जाने दो। जो आपने मुझसे वादा किया था, जो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, रिमेंबर? वो बात अलग थी, वो वक्त अलग था। आद्या के पूछने पर वो बातों से कन्नी काट लेती है, लेकिन आद्या को ये एहसास हो जाता है कि ये जरूर अनुपमा को लेकर हुआ होगा। श्रु घर छोड़कर जा रही है अनुपमा की वजह से। शायद बदला लेगी या फिर नहीं, वो तो नहीं पता, पर हाँ वो बहुत गुस्से में है। वो रो रही है, श्रु उसके लिए पूरी दुनिया है। तो हाँ, श्रुति ने 5 साल अनुज के साथ बड़े ही खूबसूरत बिताए हैं, लेकिन अब खुद को वो अकेला महसूस कर रही है।
लेकिन अब आगे यही देखने में ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा कि भला अनुपमा अनुज के बारे में क्या सोचती है। वो अनुज के साथ क्या खुद को दोबारा मौका देगी? मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया सीरियल ने लीप क्या लिया, हमारी भाग्य लक्ष्मी की लक्ष्मी अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन चुकी है। जी हाँ, और लोगों की ही नहीं अपने हक की भी लड़ाई लड़ने वाली है। नारी को कभी कमजोर समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो ममता की मूरत है तो वक्त आने पर एक लक्ष्मी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी बन सकती है। जैसे कि आज लक्ष्मी ने एक असहाय बेबस औरत के लिए एक गुंडे को सबक सिखा दिया जो औरत को परेशान कर रहा था। लक्ष्मी का ये रूप देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि अब ये पहले वाली लक्ष्मी नहीं है, बल्कि बेखौफ निडर लक्ष्मी है जो सच के लिए किसी से भी पंगा ले सकती है। अगर अगली बार ऐसी कोई घटिया हरकत की ना तो थप्पड़ नहीं मारूंगी, सीधा जेल भिजवा दूंगी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ वरना एक और थप्पड़ खाओगे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी मार्केट में उसने किसी को थप्पड़ मारा और मुझे मज़ा ही आ गया, तो उसी का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था मैं, और फिर वो मेरे बगल से गई तो उसको सूंघा मैंने थोड़ा सा, बस। ये तो बात हो गई ऑन स्क्रीन की, लेकिन हम ऑफ स्क्रीन का नजारा दिखाते हैं कि जहां कभी कभी आर्टिस्ट के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं, जाने अनजाने में उनसे थोड़ी सी गलती हो जाती है। हालांकि ये जानबूझकर नहीं होती, जैसे कि यहाँ पर लक्ष्मी को थप्पड़ मारना था गुंडे को, लेकिन जा लगा उस लेडी को जिसकी हेल्प के लिए लक्ष्मी ने खतरा मोल लिया। लक्ष्मी जब थप्पड़ जड़ती है तब रंजीत उसका वीडियो बनाता है, क्योंकि ये लक्ष्मी का साइको लवर है जिसे हुआ है एक तरफा प्यार। लक्ष्मी का फियरलेस एटीट्यूड देखकर रंजीत काफी इंप्रेस होता है। न सिर्फ यहाँ बल्कि उसके पिता के पास जब लक्ष्मी पहुंचती है एक औरत के हक के लिए, तब से वो लक्ष्मी का दीवाना बन चुका है, क्योंकि लक्ष्मी के इसी बिहेवियर के कारण रंजीत के दिल में प्यार जाग उठा है। लक्ष्मी किसी और के लिए लड़ने आती है, उसकी ज़मीन जायदाद के पेपर्स का कुछ पंगा होता है तो उसके लिए लड़ने आती है। तो बस मैं वहीं पे खड़ा हूँ एक कोने में और मैं देख रहा हूँ अपनी लक्ष्मी को, वो किस हिसाब से आती है और अथॉरिटी से आती है, और वही उसी में मुझे मज़ा आता है। लक्ष्मी अभी तक रंजीत से अनजान है, लेकिन जल्द मुलाकात होगी और तब देखते हैं कि रंजीत का स्वागत लक्ष्मी प्यार से करती है या फिर थप्पड़ से। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वैसे मेरे दिल की छोड़िए, यहाँ पर तो ख्याल आते जाते रहते हैं, लेकिन आज अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कुंडली के करण यानी कि शक्ति आनंद, गिविंग यू द थॉट ऑफ द डे। हाय, मैं हूं शक्ति आनंद और सास बहू और साजिश के साथ करने जा रहा हूं थॉट ऑफ द डे। आज मेरा थॉट ऑफ द डे है कार्पे डिएम। कार्पे डिएम का मतलब ये होता है सीज द डे, मतलब जो आज है वही है, फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, और जितनी मेहनत और जितनी लगन और जितनी शिद्दत से जो करना है वो आज ही करना है।
इसी मोमेंट पे करना है, जो जीना है इसी मोमेंट में जीना है। ये नहीं कि मैं कल जी लूँगा, परसों जी लूँगा, तब कर लूँगा, आगे कर लूँगा। तो मेरा थॉट ऑफ द डे यही है आज की डेट में। मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ को कल के लिए ना रखा जाए। आज जो करना है आज ही करना है। और ये नहीं कि मैं कल ज़्यादा मेहनत करूँगा, या मैं कल से ये चीज़ शुरू कर दूँगा, या मैं परसों से ये चीज़ शुरू कर दूँगा, या मैं कल वाले सीन में ज़्यादा मेहनत करूँगा, या मुझे अगला शो कोई ऐसा मिलेगा तो उसमें मैं ये करूँगा। भाई जो करना है इसी शो में कर लो, इसी दिन कर लो, इसी रोल में कर लो, इसी सीन में कर लो जो करना है। वो आगे क्या आएगा क्या नहीं आएगा आपको पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है अगले 2 घंटे में, 2 घंटे के अगले 2 सेकंड में क्या होने वाला कुछ नहीं पता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। विराट और अमृता भैया, इन दोनों के बारे में क्या कहा जाए। मतलब कहाँ हम सोच रहे हैं कि दे आर गोइंग टू बी अ मैच मेड इन हेवन, लेकिन ये तो लगने लगा है कि ये तो लड़ने झगड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं। अब देख लीजिए, दोनों जाल में फंस गए। नहीं, वो लिटरली वाला जाल, नॉट फिगरेटिवली वाला जाल, लिटरली जाल में फंस गए हैं। लेकिन वहां पर भी जाल से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहले लड़ लें, उसके बाद सोचेंगे निकलना कैसे। जाल में तो अक्सर मछली फंसती है, लेकिन जरूरी नहीं, जाल में इंसान भी फंस सकता है। जैसे अमृता और विराट दोनों एक साथ फंस गए। इन्हें किसी ने फंसाया नहीं, बल्कि कुदरत का लिखा था कि दोनों जब साथ होंगे तो इन पर जाल गिरेगी और दोनों फंस जाएंगे। वैसे भी विराट का हाल इन दिनों काफी बुरा चल रहा है, क्योंकि यहाँ अमृता के साथ जाल में फंस गया तो दूसरी तरफ राजीव ने अपनी जाल में विराट को फंसा लिया है। अमृता और विराट पे एक नेट गिरता है और उनके बीच में एक रोमांटिक मोमेंट बर्ड होता है। देखते हैं, क्योंकि राजीव का ध्यान तो बस इसी में है कि बस अमृता को कैसे नीचे गिराना है, विराट से कैसे पैसे लेना है। तो रोमांस होते रहे, मैं तो खुश हूँ कि रोमांस हो और मैं यहाँ पे अपना काम करते रहूँ, कुछ ना कुछ उन दोनों ऑक्यूपाइड रहे। विराट और अमृता जब जाल में फंसे होते हैं तब ये दोनों सुलझने के बजाय और भी उलझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। विराट और अमृता को देख लगता है कि ये दोनों बस एक दूसरे से लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अरे शांत हो जाइए ना 1 मिनट के लिए। तुम जैसी अशांति के सामने शांत हो जाओ मैं? इम्पॉसिबल, हटो। अरे आपसे ब्रेकर निकाल सकती हूँ मैं आपको यहाँ से, चुपचाप खड़ी रही। तुमने कहा कि छोड़ो। अरे छोड़ो ब्रेकअप। क्या कर रहे हैं? गुस्से में सब खराब कर देंगे फिर से। पता नहीं कहाँ फंस गई। लेट हो जाऊंगी ना मैं। अरे मैं हो जाऊंगा लेट, विराट से कहूँ जा। अगर और थोड़ी देर और तुम्हारे साथ इस नेट के अंदर फंसा रहा ना तो मैं मर जाऊंगा। हटो। तो जाइए ना, अकेले निकल जाइए यहाँ से। खैर, ये दोनों भले ही लड़ रहे हों, लेकिन 10 करोड़ रुपए चुराने का इल्जाम भी अमृता पर ही लगा था। और ये सारी चाल किसी और की नहीं बल्कि राजीव की थी, ताकि अमृता और विराट के बीच गलत फहमियां पैदा हो सके। बात यह है कि तारा की मदद से राजीव ने 10 करोड़ रुपए विराट के बैंक से ले लिया है, और जब प्राइवेट जेट बुक करने का मोमेंट आता है तब विराट को मालूम पड़ता है कि उसके अकाउंट में 0 बैलेंस है। तारा जब गई थी पैसे विड्रॉ करने के लिए तो तारा ने आईडी कार्ड वगैरह अमृता का लिया था, हुलिया अमृता का लिया था। सो नाम तो अमृता पे आने वाला है। आप दोनों से गुजारिश है कि पहले लड़ना झगड़ना छोड़िए और इस जाल से बाहर आने की तरकीब सोचिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों राजीव का चारा बन जाए, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं आप दोनों को अपनी जाल में जरूर फंसा लिया है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं उस सीरियल की जिसका नाम लेते ही ना मेरे मन में वो गाना आ जाता है और मेरा मन करता है उस पे गाना गाया जाए। मेरा बालम थानेदार चलाए जिप्सी, वेल चलाए जिप्सी या नहीं चलाए जिप्सी, सीरियल का नाम है मेरा बालम थानेदार, जहां पर एंट्री हो गई है वीर की माँ सुलक्षणा माँ की। और वीर पुलिस ऑफिसर क्यों बने और थानेदार क्यों बने और उसके पीछे जो डिसिप्लिन है वो किसका है, ये इनकी एंट्री के साथ आपको पता ही लग गया होगा। क्योंकि माता जी की एंट्री होते ही घर में पूजा, पूजा में 2 मिनट लेट बहू रानी, और उसके बाद क्या हुआ जरा देखिए। जब घर बालम थानेदार का हो तो वहां टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, जिसे आसान भाषा में कहा जाए तो डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन कोई जब वक्त की पाबंदी ना करे तब उसे बुलबुल की तरह मायूस होना पड़ता है। जैसे कि आज बुलबुल को उसके लेट आने के कारण पूजा में शामिल नहीं होने दिया, वो भी कोई और नहीं बल्कि सुलक्षणा मासा ने, जो वीर की मां है। बुलबुल पूजा के लिए सिर्फ 2 मिनट लेट होती है, जिसके बाद उसे सुलक्षणा मासा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मासा वक्त की बहुत पाबंद है, इसलिए तो आज सबके सामने बुलबुल की क्लास लग गई। हालांकि वीर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सुलक्षणा मासा के आगे एक नहीं चलती। पर हम आपको बता दें कि बुलबुल भी कोई कम नहीं है, वो भी सास को मनाने के पैतरे खूब जानती है। वो एक सॉरी का कार्ड लेकर आती है और मासा का आशीर्वाद लेकर ये प्रॉमिस करती है कि अगली बार उससे ये गलती नहीं होगी। बुलबुल की मासूमियत पर मासा को प्यार आ जाता है और वो उसे माफ कर देती है। बुलबुल अभी कुछ नहीं तो बच्ची है, धीरे धीरे वो सारी चीजें सीख लेगी। उसके बाद फिर कभी मौका ना देगी अपनी सास को कि वो कुछ कह सके। लेकिन टीवी की दुनिया बिन ड्रामे के कहां चलती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मानना पड़ेगा कृष्णा, आपने तो बाल बाल बचा लिया दादी को। जी हाँ, ये कृष्णा का ही दिमाग था जिसके चलते दादी जी जो है बच गई, नहीं तो रुद्र ने तो अच्छा फंसाने का जाल बिछाया था। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीत कृष्णा की दादी को चप्पल का हार पहनाया जा रहा है जिस पर लिखा है मैं चोर हूं। वैसे ये देखने के बाद हमें फिल्म दीवार की याद आ गई, जहां अमिताभ बच्चन के हाथों पर लिखा होता है कि मेरा बाप चोर है। कहीं अब ऐसा तो नहीं कि जीत के हाथ पर भी लिख दिया जाए कि जीत की दादी चोर है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये तो जस्ट हमारा वहम है। क्योंकि हे प्रभु, आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है कि सभी को अगर बहू मिले तो कृष्णा की जैसी मिले, जो हर मुसीबत में अपने परिवार को बचा लेती है, वो भी चुटकियों में। ये आपकी जेब से कैसे निकला? क्या मतलब है इसका? अरे देखो, गाँव वालों देखो, देख रहे हैं आप लोग? दुकानदार ने खुद ही दुकान के मालिक ने अपनी ही दुकान से हाथ चुराया है।
मैं थोड़ी चालाकी से क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी दादी चोरी नहीं कर सकती है और ना ही उन्होंने की है, ये झूठा फंसाया जा रहा है, तो फिर मैं पर्स से हार निकाल के और ज्वेलरी शॉप वाले के जेब में डाल देती हूँ ताकि मेरी दादी बच जाए। बात दरअसल ये है कि जीत की दादी पर इल्जाम लग जाता है कि उन्होंने सुनार की दुकान से हार चुराया है, लेकिन कृष्णा की चालाकी के कारण उल्टा खेल हो जाता है। और वो क्या है ना कि अड़ोसी पड़ोसी को तो बस मौका चाहिए कीचड़ उछालने का, जो ये लोग बखूबी कर रहे हैं। और ये जो तमाशा नजर आ रहा है, इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि रुद्र का हाथ है, यानी कि गोपाला के भाई का, जो चाहता है कि किसी भी तरह कृष्णा और जीत के परिवार को नीचा दिखाया जाए। अपने आप नहीं हो रहा है, ये कुछ इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये प्लान्ड है। कोई तो है, मेरे मन में शक है, कोई तो है जो ये करवा रहा है, हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, हमारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, ये तो अभी मुझे पता नहीं है। पर कहते हैं ना, जिसका मन साफ होता है भगवान उसी का साथ देते हैं। दुनिया कितना भी बुरा सोच ले, लेकिन जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये बात कृष्णा खूब जानती है। दादी से माफी मांगी, मगर ये जो वीडियोस बना रहे हैं ना, हम सच बता रहे हैं, इन सब वीडियोस को वायरल कर दीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हे भगवान, ये क्या दिन आ गए हैं। ये देखने से पहले मेरी आंखें नहीं, मैं अपनी आंखें क्यों खराब करूं। बट द पॉइंट इज, देखिए ना, परिणीति में विलन जो है वो पिटाई कर रहा है, धुलाई कर रहा है हीरो की, यानी राकेश जो है राजीव की धुलाई कर रहा है। वो तो थैंक गॉड परी और नीति टाइम से आ गए, तो ये बेचारे राजीव बच गए। वैसे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये नीति की चाल तो नहीं। गुड न्यूज अभी अभी मिली थी राजीव को कि वो पिता बनने वाला है, लेकिन ये क्या, अब तो ये परी के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि उसका राजीव गुंडों में फंस गया है। और ये कोई नया दुश्मन नहीं बल्कि राकेश है, जो आज राजीव की जान ले लेना चाहता है। पहले राजीव की कार पर पेट्रोल डाला, फिर उसे तमंचा दिखाया, लेकिन राकेश के दिमाग में फिर एक नया आइडिया आया कि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहेगा। इसलिए उसने डंडे से राजीव की खूब धुलाई की। राजीव की हालत बड़ी गंभीर हो गई है, उसे बचाने वाला कोई नहीं, लेकिन जिंदगी और मौत की जंग में राजीव जीने की कोशिश कर रहा है। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला, फिर मौका पाकर उसने राकेश की धुलाई करना शुरू कर दिया। और जब हीरो मुश्किल घड़ी में हो, तब तो हीरोइन की एंट्री होनी ही है। परी अकेले नहीं बल्कि उसके साथ नीति भी आई है, और नीति का निडर अंदाज देखिए, उसने कार से राकेश को उड़ा दिया और सारे गुंडों को भागने पर मजबूर कर दिया। जो मेरे संजू जीजू हैं, उन्हें आ गया है गुस्सा राकेश पे, क्योंकि राकेश है ही ऐसा, गुस्सा दिलाने वाला काम करता है। तो वो थोड़ा बुलिंग चल रही है, उसकी बुली करता है संजू को, और संजू गुस्से में आके उनके पीछे जाता है, और हम देख लेते हैं और हमें भी लगता है कि कुछ पंगा ना हो जाए। सो वी ऑल्सो गो बिहाइंड देम, और यहाँ पर आकर देखते हैं तो वो मार रहे हैं।
तो मुझे चढ़ता है गुस्सा और फिर मैं सबको कैसे भगाती हूँ गाड़ी से उड़ा देती हूँ राकेश को। तो हाँ, फाइनली मैं जीजू को बचा लेती हूँ। नीति ने आज बहुत बड़ा काम किया है। उसने अपने जीजा की जान बचाई है, लेकिन कहीं ये नीति की साजिश तो नहीं कि पहले जख्म दो फिर मरहम लगाओ। राकेश को बुलाना मेरा प्लान नहीं है, और वैसे भी नीति तो अभी भूल चुकी है ना, नीति को नहीं याद है। नीति के लिए राकेश बुरा इंसान ही है और जीजू और परी उसके जीजू और बेस्ट फ्रेंड है। तो वो तो अपनी तरफ से परी के हस्बैंड यानी कि जीजू को बचा रही है। अब नीति कोई बात नहीं, आपने कहा हमने सुना, लेकिन हम मान लें ये जरूरी तो नहीं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है आपके चाल की। आगे आगे देखते हैं कि आप और क्या करने वाली हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया हम तो रब से दुआ में यही दुआ करते हैं कि ये जो लीप के बाद वाली स्टोरी है ना, ये ऐसी इंटरेस्टिंग बने कि भैया देखने वाले दर्शक जो हैं वो खुश हो जाए। क्योंकि यकीन मानिए, दर्शक अगर आज की डेट में कुछ चाहता है तो बस यही चाहता है कि उसको एक ऐसी स्टोरी मिले जिसमें उसका इंटरेस्ट इतना बना रहे कि उसको इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। तो क्या हमारी ये दुआ रब कबूल करेंगे? आइए कहानी पर नजर डाल के देख लीजिए। गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अलविदा अलविदा अलविदा। ये हम नहीं बल्कि रब से दुआ है कि पुरानी टीम अपने दर्शकों से कह रही है, क्योंकि आज इनका ये लास्ट डे है शूटिंग का, क्योंकि उसके बाद ही नए लोग नजर आएंगे। खैर, ये लम्हा बड़ा ही इमोशनल कर देने वाला है, न सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी। पहले बात ऑन स्क्रीन की करते हैं, जहां गजल का ड्रामा अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। उसके हाथों में दो बच्चे हैं, इबादत और मन्नत, जिसे वो किसी को देना नहीं चाहती। पर भला हो हैदर का, जो समझा बुझाकर बच्चे को ले लेता है अपनी गोद में, क्योंकि उसके बाद गजल के साथ जो होता है वो कोई सोच नहीं सकता। गजल पहाड़ से खाई में गिर जाती है और दोनों बच्चे दुआ की गोद में रह जाते हैं। जी, आज लास्ट डे है शूट का और अब एक नई कहानी शुरू हो रही है, मन्नत और इबादत और सुभान की कहानी, एंड दुआ भी बड़ी हो जाएंगी। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स, एंड हैदर को गुड बाय हो गया है। दुआ और हैदर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। तो आखिर क्या कहानी रहती है वो आप ज़रूर देखिएगा रब से दुआ में। गज़ल हैदर को लेके कूद जाती है क्लिफ से और दोनों बच्चियां मेरे पास रह जाती हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हार्ट शैटरिंग सीन है, बट इमोशंस आ रहे, एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट ना हो तो कोई भी शो कैसे चलेगा। अब कहानी इस तरह मोड़ लेगी कि दोनों बच्चों को दुआ अपनी छत्र छाया में रखेगी और फिर कहानी में 22 साल का लीप आएगा, जिसके बाद दुआ की भी एग्जिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ सारे कलाकार और सेट के सभी लोग इमोशनल हो गए। सभी ने एक दूसरे को प्यार की झप्पी दी और एक दूसरे को थैंक्स कहा। क्योंकि इतने सालों से एक दूसरे का साथ जो रहा, तो अब ऐसे में जब विदा लेने वाले हैं तो थैंक्स बोलना तो बनता है। ये
जो पिछला साल रहा है बहुत डिफ़िकल्ट रहा था मेरे लिए, तो मैं सिर्फ ये वेट करता था कि जब मैं सेट पे जाऊंगा थोड़ा हंसूंगा, तो आई थिंक आई एम गोना मिस दैट, बिकॉज अब मुझे मालूम नहीं है कि सेट का होने वाला है, तो आई एम डेफिनेटली गोना मिस द फन दैट आई हैड विद देम। वो कहते हैं ना कि अंत ही आरंभ होता है, ऐसे में एक कास्ट जाएगी तभी तो दूसरे लोग आएंगे, और हालात कैसे भी हों दर्शकों का एंटरटेनमेंट कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। Say that you'll miss us. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले शत नमन करना चाहेंगे ऋतुराज सिंह को। जी हाँ, एंटरटेनमेंट जगत का ये बड़ा चेहरा अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन ऋतुराज सिंह ने अपने करियर के दौरान हमें ऐसे किरदार दिए, ऐसे कंटेंट दिया कि आज भी नहीं बल्कि हमेशा उनके काम को और उनकी कला को सराहाया जाएगा। ऋतुराज सिंह टेलीविजन का वो चेहरा है जो अब टीवी की दुनिया को नहीं बल्कि इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुका है। इस खबर ने सभी को दुखी कर दिया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि 59 साल की उम्र में ऋतुराज सभी को छोड़कर इस कदर चले जाएंगे। खबरों के मुताबिक ऋतुराज सिंह की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। टीवी में इनका सफर बड़ा लंबा रहा, लेकिन हाल ही में ये शो अनुपमा में यशपाल के किरदार में नजर आए थे, जिनके किरदार को खूब पसंद किया जा रहा था। टीवी की दुनिया में रियलिटी शो का बोलबाला हमेशा से रहा, तो ऐसे में यह हिस्सा भी ऋतुराज सिंह से दूर नहीं रहा। सन 1993 में इन्होंने शो तोल मोल के बोल को होस्ट किया था। उसके बाद शो का सिलसिला थमा नहीं। न सिर्फ टेलीविजन बल्कि बॉलीवुड और ओटीटी पर भी ये नजर आ चुके हैं। वैसे हाल ही में रोहित शेट्टी की सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में नेगेटिव किरदार निभाते हुए नजर आए। ऋतुराज सिंह 35 साल से ज्यादा पर्दे पर काम कर चुके हैं। उनका जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन कलाकार हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। SBS की पूरी टीम की तरफ से कलाकार ऋतुराज सिंह को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। राज, अपन लखनऊ में हैं। यहाँ की स्पेशल चीज़ खिलाओ ना। यहाँ की स्पेशल चीज़ ठीक है, क्या खाना पसंद करोगी? यहाँ के कबाब, यहाँ के बिरयानी, यहाँ के गोलगप्पे, यहाँ के चाय, मैगी। बस 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 बस, अपन को ये सब खाना है। ये सारी स्पेशल चीज़ें खाऊंगी, उससे पहले आप स्पेशल खबरें देखिए। चलो।
गाइस, दिस इज विभव यानी आपका अपना पीयूष फ्रॉम शैतानी रस में। एंड आज मेरा पूरा दिन सास बहू और साजिश के नाम, हम लखनऊ में हैं उनके साथ, एबीपी के साथ, और हम शैतानी रस में प्रमोट करने वाले हैं। पर उसके पहले फिटनेस बहुत ज़रूरी है, अपना पूरा रूटीन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने मुझे अलाउ कर दिया है कि मैं जिम जाऊँ। अभी हमारा वर्कआउट खत्म हो चुका है, बॉडी बिल्कुल पंप हो चुकी है, डोले शोले निकल के आ रहे हैं। जितना भी ओवरसाइज टी शर्ट में आपको दिखेंगे, तो हम बिल्कुल रेडी हैं। फाइनली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। कैसी रही प्रेस कॉन्फ्रेंस? बहुत अच्छी, बहुत सारी बातें हुई है। एंड नाउ वी आर हेडिंग टू एक्सप्लोर लखनऊ, जो आई हैव फॉर व्हाट आई हैव बीन वेटिंग। खाना खाना है, यहाँ पे शॉपिंग भी करनी है। करवाओगे कि नहीं? बिल्कुल, चिकन भी खिलाएंगे और चिकन खरीदवाएंगे भी तुम्हें। निकी, हाँ, देखो, मैंने कुर्ते दिलाए हैं आपने मुझे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि बदले में कुछ आपको दिलाऊं। करेक्ट, तो बनता तो है ना। तो एक सरप्राइज पैकेज है हमारे पास। सरप्राइज? बिल्कुल, तो हम यहाँ से निकले जल्द से जल्द आपको सरप्राइज देने के लिए। चलो, आई लव सरप्राइजेस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं तेरी मेरी डोरिया की, जहां भैया साहिबा की प्रॉब्लम्स तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या है ना कि साहिबा को पकड़कर लेकर जाने वाले आ गए हैं, मतलब मेंटल असाइलम से लोग आ गए हैं और इनको अब लेके जा रहे हैं अपने साथ। ये सब क्या हो रहा है? ये लोग साहिबा को दिमागी हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हैं? बहुत खतरनाक हो गई है साहिबा। जिसका डर था आखिर वही हुआ। साहिबा ब्रार मेंशन से पागल खाने जाने वाली है। साहिबा को दो लोगों ने पकड़ रखा है ताकि उसे मेंटल असाइलम ले जाया जाए, क्योंकि साहिबा ने जो घर में उधम मचाया है, अब उससे लगता है कि उसकी जगह घर में नहीं बल्कि पागल खाने में है। साहिबा बहुत कोशिश कर रही है कि खुद को बचाए,
लेकिन घर वाले भी अब इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते कि साहिबा घर में रहे। सीरत उसको कोई ड्रग दे रही है जिसकी वजह से उसको वो हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, और मुझे तो स्पेशली ऐसा लगता है कि उसका दिमागी हालत उसकी ख़राब है। वैसे ही मैं उसके खिलाफ हूँ हर चीज़ में, इस चीज़ को लेकर। तो छज्जे पे कूदना, मेरी सहेलियों पर अटैक करना, मुझे जिस तरह से उसने धक्के मारे हैं अभी सीन जब हमने किया था, छुरी से क्या नहीं क्या। अच्छा, इनको सिर्फ रीज़न चाहिए साहिबा के ऊपर डाफरने का मराठी में डाफरना बोलते हैं, मतलब चिल्लाने का, उस पर इल्ज़ाम लगाने का। मतलब थोड़ा सा रुको, 2-3 बार ही उसने किया है, रीज़न तो जानो। एक ब्लड टेस्ट करवा लो, डॉक्टर से ये करवा लो, सीधा मेंटल असाइलम भेज रहे उसको। साहिबा की बेबसी का आलम देखिए कि वो सीन में जितना बेबस और लाचार है उतना ही ऑफ स्क्रीन भी इमोशनल हो गई है। सीन कट होते ही साहिबा को सभी गले लगा रहे हैं क्योंकि ये सीन सच में बड़ा इमोशनल कर देने वाला है। ये देख सभी का दिल पसीज गया, लेकिन साहिबा की बहन सीरत का दिल किसी पत्थर से कम नहीं। वो तो खुश है कि सीरत पागल खाने जा रही है, तभी तो अंगद को पा सकेगी और इस घर में सुकून से रह सकेगी। लेकिन गैरी सीरत की तरह नहीं है, वो अब बदल गया है। उसने साहिबा को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। छोड़ो ले, वहां पे पैसे खेलने जा सकते, छोड़ो ले। सीरत बहुत खुश है, उसे फाइनली लग रहा है कि पीछा छूटा उसका साहिबा से, जो सब चीज़ों पे उसका हक होना चाहिए था, जो इतना बड़ा ब्रार मेंशन जो सिर्फ और सिर्फ सीरत के गुणगान गाने चाहिए था, वो अच्छा हुआ कि साहिबा चली गई, तो अब सब कुछ सीरत का है। साहिबा की हालत बड़ी खराब है और अब वो मेंटल असाइलम जाने वाली है। अब देखते हैं कि उसकी जिंदगी में आखिर क्या नया मोड़ आता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है शो अनुपमा। अनुपमा और आध्या के रिश्ते शायद अब सुलझने वाले हैं। उसका कारण यह है कि जब छोटी अनु घर छोड़कर चली जाती है, तब उसे एक गुंडा उसका बैग छीनना चाहता है, जिसके कारण वो काफी डर जाती है। तब वहां देवी माँ की तरह प्रकट हो जाती है अनुपमा और उस गुंडे को सबक सिखाती है, जिसके बाद आध्या अनुपमा से गले लग जाती है। शायद नफरत का पहाड़ इस गले लगने के कारण धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाए। मेरी बेटी के पास आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। सभी ईशान की लड़ाई अब घर और कॉलेज तक ही नहीं बल्कि सड़क पर भी आ गई है। बीच चौराहे पर ईशान सभी का हाथ पकड़कर सवाल करता है, जिसके बाद सभी अपना हाथ झड़क देती है। दोनों का तमाशा पुलिसकर्मी देख रहा होता है, जो ईशान को गुंडा समझकर मारने जाता है, लेकिन सभी उसे रोक लेती है। क्या कर रहे हैं आप ये? क्या कर रहा हूँ? अरे मैं इस गुंडे को सबक सिखा रहा हूँ। तमीज से बात कीजिए, गुंडे मवाली नहीं है ये, मेरे हस्बैंड है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ है? जी हाँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। युवराज और अबीरा का आमना सामना हो गया है, जहां अबीरा युवराज की हवा निकाल देती है, मतलब गाड़ी की, जिसके बाद अबीरा युवराज की गर्दन पर स्क्रू ड्राइवर रखकर बोलती है कि वो उससे दूर रहे। तभी युवराज का एक आदमी अबीरा पर बंदूक तानता है, जिसके बाद युवराज उसे थप्पड़ जड़ता है, ये कहकर कि अबीरा उसकी भाभी है
और भाभी को बंदूक नहीं दिखाते। पागल हो गया क्या? भाभी को धमकाएगा, गोली मारेगा इसको। जाना राज आंटी को उठा इनकी गाड़ी में शिफ्ट कर। जा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। सूर्य की चमक इमली के थप्पड़ ने फीकी कर दी है। हुआ यूं कि सूर्य अब अगस्त के घर आया है, जहां वो अगस्त के कातिलों की छानबीन करेगा। पर जब वो घर आता है तो इमली को कुछ ऐसा कहता है जिसके बाद इमली खुद को रोक नहीं पाती और सूर्य को थप्पड़ जड़ देती है। सेम फेस होने का कुछ तो फायदा उठाना चाहिए ना। अब उसका घर मेरा घर होगा, उसका सोनाली दीदी मेरा दीदी होगा, उसका बिजनेस मेरा बिजनेस होगा, उसका लाइफ अब मेरा लाइफ होगा और उसका वाइफ भी मेरा वाइफ होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।